हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस हम लोग ने आर्टिकल 16 सब क्लॉस 1, आर्टिकल 16 सब क्लॉस 2, आर्टिकल 16 सब क्लॉस 3 को देख लिया था अच्छे ढंग से। तो आज हम लोग आर्टिकल 16 फोर्थ से शुरुआत करेंगे। 16 फोर्थ में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 16 जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े तो उनको अगर इस चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जीएस 2 का जितना भी सिलेबस होगा उसे आईएएस और पीसीएस का पूरा जितना भी सिलेबस होगा उसे कंप्लीट करेंगे और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि 16 फोर्थ आर्टिकल में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो भी ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी नियुक्तियां व रोजगार होंगे उसमें पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 फोर्थ में किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत आर्टिकल 16 फोर्थ में क्या है, राज्य के अंतर्गत नियुक्तियां व रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 16 फोर्थ में क्या बोला गया है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्तियां व रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 फोर्थ में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पिछड़े वर्ग का मतलब, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्या होता है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए क्या होता है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। ये आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। तो पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मंडल कमीशन का गठन 1978 में किया जाता है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। तो इसका गठन कब किया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मंडल कमीशन के बारे में आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मंडल कमीशन के बाद जो भी सिफारिशें थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफारिशें थी। तो उसे आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि आर्टिकल 16 फोर्थ में क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्तियां व रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 फोर्थ में किया गया है। और इससे फिर क्या होता है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मंडल कमीशन का गठन किया जाता है 1978 में और फिर उनकी सिफारिशें आती हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी सिफारिशें मंडल कमीशन ने दी थी। तो ये 1978 में इनका गठन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मंडल कमीशन ने कौन सी सिफारिशें की थी। तो मंडल कमीशन की सिफारिश देख लेते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिश, तो इन्होंने बोला कि जो पिछड़ी जातियां हैं, मंडल कमीशन ने बोला कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें ही पिछड़ा वर्ग माना जाएगा और पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की। तो इन्होंने क्या बोला कि पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। तो पहली सिफारिश इनकी ये होगी कि जो भी पिछड़ी जातियां होंगी उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। दूसरी सिफारिश क्या होगी कि इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, जो इन्होंने बोला कि पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल होंगी, इनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो ये दो सिफारिशें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने बोला कि जो भी पिछड़ी जातियां होंगी इन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा और इनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की। तो ये दो सिफारिशें मंडल कमीशन ने की। इनकी सिफारिशों को मानते हुए 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार थी उन्होंने 27% आरक्षण को लागू कर दिया, जिसे फिर क्या होता है कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उस केस को किस नाम से जानते हैं?
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। तो उसे अब हम लोग देखेंगे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में कौन कौन से निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि इन्होंने पहली सिफारिश इनकी ये हो गई, दूसरी सिफारिश हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये इन्होंने सिफारिशें दी तो 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह की सरकार आती है, वीपी सिंह की सरकार आती है और उन्होंने 27% जो आरक्षण की सिफारिश की थी उसे लागू कर दिया। 27% आरक्षण को जो सिफारिशें मंडल कमीशन ने दी थी उन सिफारिशों को लागू कर दिया। इस जब सरकार ने आरक्षण लागू किया तो उसे लेके लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर उस जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस होता है उस केस को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, तो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये मंडल कमीशन की सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कब बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था और 1990 में इन्होंने वीपी सिंह की जो सरकार थी, उस समय की सरकार थी, उन्होंने इस सिफारिश को लागू कर दिया और 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने 27% आरक्षण को लागू कर दिया। जब सरकार ने ये निर्णय, जब ये आरक्षण लागू किया तो जो सरकार के विरुद्ध जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कहते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। अब हम लोग देखते हैं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। तो ये केस क्यों हुआ था, क्योंकि सरकार ने जो 27% आरक्षण लागू किया था पिछड़े वर्गों के लिए उसके विरुद्ध कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और उस केस को कौन से नाम से जानते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो लैंडमार्क केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से निर्णय दिए। ये आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद, क्योंकि एक बहुत ही चर्चित नाम रहा था उस समय कि मंडल कमीशन, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला कि सामाजिक एवं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जैसे ये पिछड़ा वर्ग हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, ये जो गोला हो गया कि जो भी पिछड़े वर्ग में भी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसे ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्रीमी लेयर को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। क्रीमी लेयर का मतलब क्या हो गया कि जो पिछड़े वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से संपन्न है उन्हें क्रीमी लेयर कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो ये गोला हो गया सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा क्या बोला कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्रीमी लेयर क्या हो गया कि जो पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से संपन्न है, पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से, जो पिछड़े वर्ग में भी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्रीमी लेयर को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। जो भी पिछड़े वर्ग में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा और जो आर्थिक रूप से संपन्न है पिछड़े वर्ग में उन्हें आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। और इन लोगों को क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्रीमी लेयर को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, क्रीमी लेयर को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या हो गया कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा,
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया कि आप सरकारी सेवाओं में प्रवेश करते समय तो आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन जो सरकारी सेवाओं में प्रमोशन के समय आरक्षण बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन के वक्त आरक्षण किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण की अधिकतम सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी। अधिकतम जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% होगी। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 50%। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब भी आप आरक्षण दें तो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ये चौथा पॉइंट बोल दिया। अब पांचवा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि जो भी आर्थिक आधार पे किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। तो उन्होंने क्या बोला कि आर्थिक आधार पे किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो आर्थिक आधार पे आरक्षण के प्रावधान उसमें नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लैंडमार्क केस था, सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्णय क्या दिया कि जो भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या बोला कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। चौथा क्या हो गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। पांचवा क्या हो गया कि आर्थिक आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये 5 पॉइंट हो गए जो एक लैंडमार्क केस हो गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। तो उसके आप लोग ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गई क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि जो पिछड़े वर्ग में भी आर्थिक रूप से संपन्न है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्रीमी लेयर की परिभाषा दी। तो ये हो गया हम लोग का 16 आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 16(5) देख लेते हैं, फिर 16(6) देखते हैं, हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको बस ये याद रखना है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को ही आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और कमीशन ने भी, जो मंडल कमीशन बना था, उन्होंने भी यही बोला था कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होंगे उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये 16(4) हो गया। अब हम लोग देखते हैं 16(5). 16(5) क्या कहता है? तो 16(5) आर्टिकल ये कहता है कि जितने भी जो धार्मिक संस्थान होंगे, 16(5) ये कहता है कि जितनी भी धार्मिक संस्थान होगी उनमें उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। अर्थात इसका क्या मतलब हो गया कि कोई अगर हिंदू मंदिर है तो वहाँ पे हिंदू व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है, यदि कोई मस्जिद है तो वहाँ पे मुस्लिम समाज से व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 16(5) हो गया कि आर्टिकल 16(5) क्या कहता है कि जो भी धार्मिक संस्थान है उस संस्थानों में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये आर्टिकल 16(5) हो गया। आर्टिकल 16(6) क्या कहता है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं होंगी उसमें जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिक होंगे उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 16(6) में। इसे कब जोड़ा गया? 103 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया। एक बार लिख के देख लेते हैं। 16(5) में क्या बोला गया कि जितने भी धार्मिक संस्थान है उस संस्थानों में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो यदि कोई मंदिर है तो वहाँ हिंदू व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। तो आर्टिकल 16(5) क्या कहता है कि कोई यदि धार्मिक संस्थान है तो उस धार्मिक संस्थान में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। ये आर्टिकल 16(5) हो गया। आर्टिकल 16(6) क्या कहता है कि जो भी सरकारी नौकरी है उसमें सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16(6) के तहत की गई है। इसे कब जोड़ा गया? आर्टिकल 130 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया। तो ये हम लोग का जो आर्टिकल 16 था पूरा कंप्लीट हो गया। गाइस, आपको अगर ये लेक्चर अच्छे लगे तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 17 को देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।